नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 2 चरणों के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान किया जाएगा और इसी के साथ आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। रोज वो देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। साउथ के किले में पीएम मोदी ने भर भर के विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए और तंज भी कसा। विपक्षी पार्टियों ने भी डटकर उनके आरोपों पर पलटवार किया। साउथ के बाद अब नंबर फिर से उत्तर भारत की आ गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यानी शाम करीब 7 बजे तक पीएम मोदी राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। जन्मभूमि पथ से राम पथ होते हुए लता मंगेशकर चौक तक लगभग 2 किलोमीटर के रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री विशेष रथ पर सवार होकर आसपास के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी संदेश देंगे। यूं तो वो अयोध्या चुनाव प्रचार के सिलसिले में आ रहे हैं और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। बता दें कि फैजाबाद में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी अयोध्या में रोड शो करेंगे। इससे पहले वो रामनगरी में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पीएम मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। पीएम जिस रास्ते पर रोड शो करेंगे वो केसरिये रंग से रंग चुका है और पीएम के स्वागत के लिए अयोध्या के लोगों में गजब का उत्साह भी नजर आ रहा है। खैर, इस दौरे का मकसद भक्ति भाव से हटकर यह भी माना जा रहा है कि क्या अब 24 की लड़ाई राम जी के द्वारा आई। आखिर पीएम मोदी के इस दौरे के मायने क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए क्या कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया है, सुनिए। उनके लिए भी स्वागत है। हम भी चाह रहे हैं कि हमको मौका मिला तो हम भी फूल वर्षा करेंगे। के बगल से गुजर रहा है तो हम भी जो है फूलों की बारिश करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल रहा, जो भी नियम कानून बने सबके लिए बराबर रहा, कोई भेदभाव नहीं रहा। तो हम भी खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि जो है तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। ये इसके लिए जो है अयोध्या वासियों की दुआ है, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो है अपने अपने जो है धर्म के जो हिसाब से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं कि तिवारा प्रधानमंत्री बने, अयोध्या आवे, उसके बाद में भगवान राम का दर्शन जो है तिवारा करें। तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर में और ये देखिए राम लला, उनकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, जो कि माथा टेकते नजर आ रहे हैं प्रभु श्री राम के दरबार में। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ पर पीएम मोदी का आगमन होना है। पीएम मोदी पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उनके आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किया, पूजा अर्चना की है और प्रभु श्री राम के सामने माथा टेका है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहां अयोध्या पहुंच रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर की शुरुआत हुई, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, रामलला को मंदिर में स्थान दिया गया, जिसके बाद से अब तक अगर अयोध्या दौरे की हम बात करें तो पीएम मोदी 5 बार अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो ये पहली बार होगा जब यहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो भी जुड़ चुका है। पूजा मिश्रा जी है हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, निरंजन पोद्दार जी है राजनीतिक विश्लेषक है, जेबा खान है हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की, और विजय शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी, राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। आप सभी का सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, उनके साथ। विजय जी, इस बार 24 की लड़ाई राम जी के द्वार आई, ये तो न्यूज इंडिया कह रहा है, लेकिन आप पीएम मोदी के आगमन को किस तरह से देखते हैं? अयोध्या पहुंच रहे हैं, आज रामलला के दर्शन करेंगे। श्री राम, क्योंकि आज भगवान राम के जो है चरणों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे, और जो 550 साल का इतिहास रहा है, किस तरह से आक्रमणकारियों ने हमारे जो भगवान श्री राम है उस मंदिर को किस तरह से तहस नहस किया था, और वहाँ एक विवादित ढांचा तैयार किया था। तो मैं सबको जय श्री राम बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। तो हमारे तो शास्त्रों में आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म जो है वो भारत का धर्म है, और तो सारे मजहब हैं, पंथ हैं। तो यहाँ तो राम की कल्पना की जाती है कि राम राज्य, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम राज लाने का काम किया है देश में। किस तरह से आपने देखा होगा, गरीब, युवा, नारी, आदिवासी सबको एक समान, किसी धर्म विशेष को कोई अलग से कुछ फायदा नहीं, नुकसान नहीं, सबको एक नजर से। जो राजा होता है, जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी होता है, उसके लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, प्रजा में हम भेद नहीं कर सकते। तो इसलिए सबका मंगल हो, हमारा देश तरक्की करे। जिस तरह से हम देश को सशक्त बनाने के लिए निकले हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। तो वो इसी मनोकामना के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारा विजन है और हमारा लक्ष्य है कि एनडीए इस बार 400 पार जाए, तो भगवान राम का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ठीक है, पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, देखिए कहा जा रहा है कि ये एक सामान्य तौर पर पीएम मोदी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं और अयोध्या में वो प्रभु श्री राम के दर्शन भी करेंगे। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर दर्शन किए थे प्रभु श्री राम के। क्या लगता है किसका बेड़ा होगा पार? देखिए, ईश्वर के सामने तो सभी एक बराबर है। राम जी कोई फर्क नहीं करते हैं। जो बच्चा सही रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो गलत रहेगा वो पीछे जाएगा। जैसे कि जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अच्छी बात है कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं प्रचार करने के लिए और रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। पर ये अफसोस रहेगा कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव होने के बावजूद भी मणिपुर नहीं गए। इसका दुख रहेगा कि जो है वो मणिपुर ही जाना चाहिए, चुनाव के समय चले जाते लेते। और जैसे कि किशोरगंज में जो है टिकट काटने का कार्यक्रम, जैसा टिकट काटा, सिक्के पलट दिया, हेड से टिकट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता। या फिर जर्मनी से जो है प्रज्वल रमन्ना भाग रहे थे, उनको रोक देते, जैसे कि जो है 2 सरकारी मुख्यमंत्री को जो है जेल में डालने का कार्य किया, तो हमें शायद और अच्छा लगता कि देश के प्रधानमंत्री जी जो है राम राज्य लाना चाह रहे हैं, राम राज्य दिख है। जिससे सोचा कि राम राज्य की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। राम राज्य में सब कुछ थे। हम धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम लोग लोकतंत्र से रहते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, जहाँ पे सबको एक बराबर ट्रीट किया जाता है और इक्वालिटी इक्विटी पे जो है फोकस किया जाता है। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है ये सबको पता होगा, मुझे पता, दर्शकों को पता होगा। तो अगर राम राज्य है वो सब, चलिए ठीक है। जेबा जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राम मंदिर या तो कह लीजिए चुनावी मुद्दा, या फिर कह लीजिए कि जिसका लाखों लोगों ने, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने इंतजार किया है। विजय जी आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल जेबा जी से छोटा सा रिप्लाई देना चाहता हूं मैं जी। इन्होंने 2 बातें की मणिपुर की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके इंडी गठबंधन के जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने 60 से 70 साल राज किया मणिपुर में। क्या ये पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई है? पहली बार हुआ है? आपने कितना ध्यान दिया? हमारे माननीय होम मिनिस्टर वहाँ कैंपों में 3 दिन रुकते हैं। ठीक है विजय जी, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा आगे, लेकिन फिलहाल आज हम बात राम की करेंगे, आज हम बात पीएम मोदी के दौरे की करेंगे, उसके बाद इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जेबा जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से हम राम मंदिर का जब जब जिक्र करते हैं, या यूं कह लीजिए मंच से जब जब
उद्घोष हुआ है जय श्री राम का या फिर राम मंदिर का नाम लिया गया, तब कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी ही हो, पीएम मोदी ने हर बार उन्हें आड़े हाथ लिया है। अब क्योंकि अयोध्या पहुंच रहे हैं, साउथ में कैंपेन तो कर लिया, अब अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप क्या कहेंगी? क्या ये एक चुनावी दौरा है या फिर वाकई प्रभु श्री राम के दरबार में पहले हाजिरी लगाना, यानी जो भक्ति भाव है उसकी आप प्रकाष्ठा दिखाना चाहते हैं लोगों को? पूजा जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में, न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में, हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में। न कोई धर्म खतरे में, न कोई ईमान खतरे में। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में, सियासत में पड़े सारे बेईमान खतरे में। बस यही बोलना चाहती हूँ। और मैं इससे क्या बोलूं? कुछ दिनों पहले तो भाजपा ये बोल रही थी, नारा लगा रही थी कि प्रभु श्री राम को मोदी जी लाए हैं। हाँ। जबकि कितना अटपटा शब्द है, कोई भगवान को स्थापित कर सकता है, ला सकता है क्या? एक आम मनुष्य, हमारी और आपकी क्या शक्ति है? हमारे पास क्या है जो हम एक शासी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ईश्वर की मर्जी से लेते हैं? बिल्कुल। तो कितना बड़ा शब्द है। अब जब 2 चरण के चुनाव के बाद 400 पार का जो इनका नारा था उसका हवा निकल चुका है। जो असलियत है जनता के बीच में जाकर इन्हें पता चल गया, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, किसानों को सुविधाएं चाहिए, लेकिन सिर्फ जुमला मिला है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, छोटी सी बात, कि राम जी का जो राज्य है, राम जी तो वो थे जो महिला सम्मान के लिए लंका चले गए थे, इतने दूर समुद्र पर सेतु बनाकर। लेकिन आज कम से कम आज के युग को राम राज्य से नहीं एक तुलना की जाए। आज प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को जो 2800 वीडियोज आए और इतनी महिलाओं का बलात्कार ही है, उसको टिकट दिया जाता है, सब पता होने के बाद भी। और हमारे प्रधानमंत्री कैंपेन में जाते, 1 मिनट और, मणिपुर में माताओं और बहनों को नग्न करके घुमाया जाता है, पर प्रधानमंत्री कितने समय तक कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी जो पहलवान बहनें हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से देश में देखा है किस तरह उन्हें उठाकर फेंका गया है, किस तरह उनका अपमान किया गया। रोटी भी लगती हुई इस देश की बेटियां गई है दिल्ली के जंतर मंतर से। और मनीषा वाल्मीकि, आऊंगी विजय जी, आपके पास भी आऊंगी। हाथरस की बिटिया को आधे रात में उसके 100 को जलाया गया। हाँ। और देखिए कितना दुर्भाग्य है कि ब्रिज भूषण अभी तक बने हैं। ठीक है निरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि राम नाम के उच्चारण से ही ये जिंदगी की बेतरनी जो है वो पार कर लेता है इंसान। ऐसे में निरंजन जी से जानना चाहूंगी मैं। विजय जी, आऊंगी आपके पास, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। निरंजन जी, क्या लगता है पक्ष और विपक्ष के बीच फंसे प्रभु श्री राम और राम नाम का उद्घोष आखिर किसकी नैया को पार लगाएगा और किसका बेड़ा होगा पार? देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ रामायण के अंदर एक चौपाई है। हाँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जो प्रभु राम का नाम लेते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। हाँ। और आज जिस तरीके से आपने तो अयोध्या के ऊपर जो रखा है कार्यक्रम, मैं इसके अंदर एक चीज और कहना चाहूंगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। क्योंकि आज जिस तरीके से राजनीति का डिस्कोर्स या कहें कि राजनीति की जो एक धुरी बन चुका है अयोध्या और भगवान श्री राम का मंदिर। मेरी आवाज आ रही है पूजा जी? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा इको आ रहा है, इसको ठीक करवाइए। तो आज जिस तरीके से अयोध्या और प्रभु श्री भगवान राम राजनीति की धुरी बन चुकी है, ये देख करके बड़ा सुकून लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि 2014 से पहले जो राजनीति की धुरी हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक लोग, तमाम जो बड़े जो राजनीतिक वरिष्ठ लोग हैं, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा करते थे और वहां जाकर के अपने पक्ष के लिए, यानी कि चुनावों के अंदर फतवा लेने के लिए वहां जाते थे और उनके पक्ष में फतवा जारी होता था और जिनके पक्ष में फतवा जारी होता था वो अपने आप को बहुत धन्य समझते थे।
आज कहीं ना कहीं राजनीति का डिस्कोर्स बदला है। आज कहीं ना कहीं ये सारा का सारा डिस्कोर्स प्रभु राम और अवधपुरी तक सीमित हो गया, और अवधपुरी कोई सामान्य कोई शहर नहीं, लोकसभा सीट नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए सनातन की यमुनोत्री है। जैसे जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, वैसे सनातन अयोध्या और बनारस से निकलता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से अवधपुरी सनातन की राजधानी है, निश्चित रूप से ये तमाम तमाम सनातनियों के लिए, तमाम भारतवंशियों के लिए, और इस राष्ट्र के लिए ये एक सुखद और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे संकेत हैं। लेकिन आज भी जिस तरीके से कुछ लोग इस धारा को मोड़ करके दूसरी धारा में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो इधर उधर, चाहे वो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज पर डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय और नियति ने रच दिया है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं जो इससे विमुख होंगे वो आप ये समझ लीजिए प्रभु राम के सम्मुख नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आगे कह सकते हैं जो प्रभु श्री राम के विमुख होंगे उनकी नैया तो वैसे भी पार नहीं होनी है। राकेश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पूजा जी मेरा जवाब ले लीजिए। जी जी विजय जी आऊंगे आपके पास। क्या राकेश जी हमारे साथ हैं अभी? मुझे पैच नहीं कर पाए। राकेश जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप हेलो जी राकेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज मिल रही क्या? जी जी आपकी आवाज आ रही है मुझे राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। राकेश जी देखिए जिस तरह से पक्ष विपक्ष लगातार अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के नाम को लेकर इस बार 2024 के चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे भी जरा समझना चाहूंगी कि अगर 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, लाखों श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ है, तो आखिर राम नाम को और राम मंदिर को चुनावी एजेंडा बनाया किसने? आखिर इसे चुनावी मुद्दा कैसे बनाया गया? अगर बीजेपी कह रही है कि हम तो सिर्फ प्रभु श्री राम के वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया नहीं, विपक्ष ने उठाया नहीं, तो आखिर राम मंदिर और राम नाम एक बड़ा मुद्दा चुनाव के लिए कैसे बन गया? धन्यवाद पूजा जी। देखिए जग जाहिर है कि राम कभी किसी के लिए मुद्दा नहीं है। राम तो आस्था के प्रतीक रहे हैं, लेकिन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और 1977 की सरकार के गिरने के बाद, तो ये रथ यात्रा मैंने या आपने या और किसी ने नहीं निकाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए निकाली थी। बिल्कुल। और अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, मंदिर बन गया, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वो राम का और राम मंदिर का पीछा छोड़ दें और विकास की बात करें। विकास की बात नहीं हो रही है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जब आप कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं तो किसी मंदिर में मत्था टेकने नहीं जाते हैं। आपने जिस दिन सूर्य तिलक कराया था इसरो के वैज्ञानिकों से रामलला का, उस दिन भी आपने हेलीकॉप्टर में जूते चप्पल उतार के उनके दर्शन कर लिए थे। तो आज भी दूर से ही टाटा बाय बाय राम को कर लेते, वो तो मन में विराजते हैं। लेकिन आप राम का इस्तेमाल बाकायदा चुनाव के लिए कर रहे हैं, प्रमाण करने के लिए कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं मानता मैं व्यक्तिगत रूप से। बाकी माननीय प्रधानमंत्री सर्वथा समर्थ हैं, वो जो चाहें वो सही ही होगा, और ऐसा मान के मैं चलता हूँ। जी ठीक है। अब विजय जी अब आप अपना जवाब दे सकते हैं, बोलिए। मैं इनका सारा बताता हूँ। अभी मैं कांग्रेस और एसपी प्रवक्ता का बताता हूँ। ये हमारे एसपी प्रवक्ता जो है बहन जी बोल रही थी कि राम मंदिर के बारे में, इनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के जो राम सेवक थे, कार सेवक थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, सरयू नदी का सारा पानी लाल करवा दिया था। तो इन लोगों से, और इनके टाइम में आपने देखा होगा कितने दंगे होते थे। यूपी का नाम ही दंगा प्रदेश हो गया था, आज उत्तम प्रदेश है। वो कैसे दंगा मुक्त बना दिया है, किस तरह से वहां कर्फ्यू खत्म हो गया है। आपने सुना है कभी कर्फ्यू? वहां कितने कर्फ्यू होते थे, कितने दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे। तो और दूसरी बात ये करते हैं, इसकी अपना जेबाजी करती है कि राम के नाम पे। जेबाजी मुझे बताइए, अभी कुछ घंटे पहले राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ी है,
और उसने साफ कहा है क्योंकि मैं राम मंदिर गई थी इसलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी मेरे को टारगेट कर रही है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रही हूँ। आपके पास जवाब है इस बात का? आपकी नेता बोलती है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बोला गया था कि जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, और राम के मंदिर में जाने से विजय जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतने दिन उन्होंने बर्दाश्त क्यों किया? इनको रोकिए, पूजा जी इनको रोकिए, इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है, फिर आपको कोई बोलने नहीं देगा। अब अगर आप ज़ेबा जी एक बार उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी कि आप अपना पक्ष जरूर रखें। बोलिए विजय जी। जी अच्छा जेबा जी, दूसरा बताइए, आपने कहा था कि मोदी जी के बारे में इनके नेताओं ने बोला था कि मोदी जी राम को लेकर आए। एक नेता का नाम बताइए, मैं चुनौती देता हूं बीजेपी का जो सीनियर लीडर हो जिसने ये कहा हो कि मोदी जी राम को लेके आए। तो ऐसी झूठी बातें क्यों करते हो? रही बात आप कहते हो 400 पार की, हमारे अमित शाह जी ने परसों ही बोला है 400 पार की, हम तो कह रहे हैं एनडीए हमारा 400 पार करने जा रहा है। भगवान राम का आशीर्वाद, और राम हमारे लिए राजनीति नहीं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं। हम भगवान राम के अनुयायी हैं। हम भगवान राम को कैसे भूल सकते हैं? तो ये आप मत भूलिए। हमने पहले आप लोग ही कहते थे ना कि आप राजनीति करते हो, मंदिर लेकिन विजय जी आपने राकेश जी ने जो अपना पक्ष रखा वो बात भी जरूर सुनी होगी कि आचार संहिता के तहत ये अधिकार आपको नहीं होता। ठीक है, आप रोड शो करने जा रहे हैं, आप बेशक से कीजिए। अगर आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने भी है, माथा टेकना भी है, तो आपने वो बात भी जरूर सुनी होगी कि भगवान अगर आपके दिल में है, आपके हृदय में है, तो आपको उन्हें समाज में, संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं तो प्रचार कीजिए। राम मंदिर क्यों? राकेश जी बताइए मुझे, मैं आपसे भी जवाब लेता हूँ। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे जब गुजरात में इलेक्शन था? वहां ढोलक बजा रहे थे, वहां तालियां बजा रहे थे। जब भी आचार संहिता लग रही थी उस चुनाव में भी वहां जाके अशोक गहलोत के साथ। तो आप थोड़ी याददाश्त ठीक कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, आस्था के केंद्र अगर किसी के चुनाव प्रचार के समय बीच में मंदिर पड़ती है, मस्जिद पड़ती है, गुरुद्वारा पड़ता है, तो वहां अगर किसी की आस्था माथा टेकने लेकिन विजय जी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं, मामले भी दर्ज हो जाते हैं विपक्ष पर, तो लेकिन सत्ता पक्ष पर तो कुछ भी नहीं होता। देखिए ये तो आप भी देख रहे हैं और बेहतर समझते भी हैं। जी मैं बताता हूँ, आप इतिहास देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए। 2014 से पहले हम कभी सरकार में नहीं थे, तब भी हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं होती थी, तब भी हम आचार संहिता नहीं तोड़ते थे। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। इनकी नेताओं की पार्टी है, ये सोचते हैं हम संविधान से ऊपर हैं, ये संविधान को कुछ नहीं समझते, ये संविधान को तोड़ने में विश्वास करते हैं। इन्होंने 1900 आपने देखा होगा 75-76 में इंदिरा गांधी जी ने क्या हाल किया था इमरजेंसी में। तो अब ये कहते हैं मणिपुर की बात, अब सपा हटाने का काम हमने किया 71%, पूर्वोत्तर में अब सपा हट चुकी है। आप कैसी बातें करते हो? पूजा जी आपसे जवाब चाहूंगी। कहा जा रहा है कि जिस दौरान मांग उठी थी कि राम मंदिर बनाया जाए, उस दौरान कार सेवकों पर जो अत्याचार हुआ था वो सबने देखा था, और आज उसी का परिणाम है कि अखिलेश यादव 22 जनवरी के दिन तो नहीं पहुंचे, अब चुनाव के दौरान वो भी मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। पूजा जी ये तो उसमें संसद में भी काले कपड़े पहन के आते थे। जब हमारे पक्ष में, जब भगवान राम के पक्ष में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तब संसद में काले कपड़े पहन के आए थे। ठीक है पूजा जी जवाब दीजिए। भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज ये कहते हैं विजय जी भगवान राम। हो सकता है सिचुएशन में मैं सही कहा होगा। उनका भी बयान आया था जिस टाइम पे जिसने फायर किया था, किसने कमांड दिया था, वो सारे बयान भी आए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए अगर चर्चा इसकी आती है तो। और चर्चा फिर गोधरा कांड की भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब पुराने गड़े मुद्दों को उठाने से बेहतर होगा कि हम नौजवानों की बात करें, हम वर्तमान की बात करें। हमने जो अभी पांडे जी 2 चौपाई बोले, तो मैं इसमें चाहूंगी 2 चौपाई तो और बोलना चाहिए था जो सुंदरकांड में है कि निर्मल मन जन तो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक तो ये बोलनी चाहिए थी, दूसरी ये भी बोलनी चाहिए थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। माननीय प्रधानमंत्री जब बीजेपी का पहला मैनिफेस्टो आया था 2019 में जो आया था, उन्होंने रोजगार की बात की हुई थी, उन्होंने जो है महंगाई कम करने की बात की हुई थी, महिला सुरक्षा की बात की हुई थी, सारे वचन थे। राम जी ने अपने वचन निभाए थे, तो जैसा कि उनको वचन निभाने चाहिए थे। अभी के मैनिफेस्टो में देखा जाए तो उन्होंने मैनिफेस्टो से रोजगार को ही बाहर कर दिया गया हुआ है, उन्होंने महंगाई को तो कम किया ही नहीं है और महंगाई को भी बाहर कर दिया, इस पे कोई चर्चा ही नहीं किया हुआ है। और जो दूसरी चौपाई सुंदरकांड की थी, वो ये उसका अर्थ ये होता है कि जिसका निर्मल मन, जिसके अंदर कपट है, उसको जो है ईश्वर नहीं मानने वाला है। मैंने शुरू में ही कहा
कि ईश्वर के सामने सभी बच्चे बराबर हैं, पर जो जिसका मन है वो उसी का परिणाम मिलेगा। ये जो चुनाव चल रहा है वो जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है और ये जनता को दिख रहा है। अगर जो है आप सर्वे उठा के भी देखेंगे तो जनता जो है वो जो है 27% जो है सारे के सारे रोजगार के मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। इनकी ये हताशा है। ये पहले जो चुनाव के पहले फेज के चुनाव के बाद में आगे जो है मंगलसूत्र पे दूसरे फेज के चुनाव के बाद में कुछ और मुद्दा लेके आया, तीसरा फेज आ रहा है। तो ये सोचिए कि आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। इनको पता है कि मान लीजिए उल्लंघन करेंगे, विपक्ष जो है एप्लीकेशन देगा, इसी में क्या होगा, नोटिस आएगी, जैसे इससे पहले भी आई हुई थी इनके बयान के लिए। इनको जो है इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया, पर ये अपना फायदा देख रहे होते किस तरीके से जो है इमोशनली। ठीक है, निरंजन जी से जवाब ले लेते हैं। निरंजन जी, देखिए रोजगार देने का वादा किया गया था, गरीबी खत्म करने का वादा किया गया था, तमाम वादे किए गए थे और उन वादों पर काम कितना हुआ ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आऊंगी विजय जी, आपके पास भी आऊंगी निरंजन जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन मुद्दों पर पहले काम होता तो मुझे लगता है कि लोगों को भरोसा और ज्यादा हो पाता। लेकिन बीजेपी ने भी देखा कि आखिर कौन सा मुद्दा ऐसा है जो अच्छी तरीके से चल सकता है, तो राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण कराया गया और जल्द से जल्द राम मंदिर का ना चाहते हुए भी, अब बीजेपी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके जरिए 24 में वापसी की कल्पना बीजेपी कर रही है। अगर राम मंदिर नहीं होता तो बीजेपी की क्या स्थिति होती, क्योंकि वादे तो पूरे हुए नहीं। हाँ देखिए पूजा जी, मैं आपकी सारी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की जो बातें चल रही है, हाँ। मुझे एक बात बताइए, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और मेरे हिसाब से उस समय ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि उसी मुद्दे के ऊपर सरकार बदली थी। अब मुझे कोई ये चीज समझा दे, राहुल गांधी जी या उनके प्रवक्ता मुझे ये चीज समझा दे कि उनके पास अब ऐसी कौन सी चाबी हाथ लग गई कि वो आते ही महंगाई कम कर देंगे और रोजगार दिलवा देंगे, सबको पकड़ पकड़ करके एसडीएम लगा देंगे और चीनी 5 रुपए किलो कर देंगे, तेल 15 रुपए किलो कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर देंगे। अब ये कैसे कर देंगे? ठीक है, नरेंद्र मोदी इस मामले में अगर कांग्रेस नहीं कर पाएगी तो सर बीजेपी कैसे कर देगी? ये भी तो जवाब है ना, बीजेपी कैसे कर देगी? जब अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई तो बीजेपी भी तो नहीं कर पाई ना। नहीं पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी की जो लड़ाई है, ठीक है निरंजन जी, आपके जवाब के साथ ही लौटूंगी। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और चर्चा जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं चर्चा की ओर और निरंजन पोद्दार जी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की ओर से काम किया गया। जब बीजेपी की ओर से काम किया गया तो आखिर राम मंदिर, जो कि आस्था का एक विषय है, जिन्हें हम पूछते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं और अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं, आखिर ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा क्यों बना दिया गया कि लोगों का, अगर आप आज बाहर निकलेंगे तो सबकी जुबान पर सिर्फ सनातन वर्ड होता है, लोगों का माइंड जो है वो सिर्फ राम मंदिर से घिरा रहता है, मानो जैसे मुद्दे गायब हो गए हो समाज से। देखिए पूजा जी, पहले मेरी बात अधूरी रह गई थी, पहले मैं उसको पूरी कर दूं। मैं कह रहा था कि महंगाई और बेरोजगारी, सन 1972 से इस देश के अंदर इन दोनों चीजों के ऊपर चुनाव हो रहा है और कोई भी सरकार आकर के सभी को एसडीएम नहीं लगा पाई। और मुझे लगता नहीं है कि आज अगर सरकार बदल जाएगी तो सबको पकड़ पकड़ करके एसडीएम लगा दिया जाएगा, कहीं एसएचओ लगा दिया जाएगा या कहीं डीसीपी बना दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, देश के जो बड़े ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे राष्ट्रीय बाहरी सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, आपने देखा नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के शहरों के अंदर जो 30-30, 35-35 बम ब्लास्ट होते थे। मेरठ में बम ब्लास्ट होता था, बनारस में बम ब्लास्ट होता था, जयपुर में बम ब्लास्ट होता था। पिछले 5 वर्षों में कोई बम ब्लास्ट सुना है आपने? पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने देखा नहीं कि जो पाकिस्तान हमारे लिए पिछले 70 सालों से सरदर्द बना हुआ था, आज कहीं वो अपने घर में आटे की लड़ाई लड़ रहा है। आज आप ये देख नहीं रहे
कि जिस तरीके से भारत का विश्व बिरादरी के अंदर धमक बढ़ रही है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है कतर के अंदर 9 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी, और वो भी एक मुस्लिम राष्ट्र के अंदर, वहां से 9 निरंजन में जी से देखिए, 8 अगर आप विकास की बातें करेंगे, तो बहुत से मुद्दे अभी ऐसे हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो कि लेटेस्ट मुद्दा है, उठाना नहीं चाहती क्योंकि बात अभी राम मंदिर की हम कर रहे हैं, उस पर भी जरा बोलिए, उस पर भी विचार करना चाहिए था। खाली सस्पेंड कर देने से आपको लगता है उन महिलाओं के साथ इंसाफ हो जाएगा? तो बहुत गलत सोचते हैं आप। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब चुनावी मैदान में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उतरते हैं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में एक चुनावी प्रचार के दौरान पहुंचे थे और कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जनता कहती है। लेकिन फिर जिक्र होता है कि काशी और अयोध्या की तो हो गई, अब बारी मथुरा की है। आखिर इन बातों का जिक्र करना बार बार प्रचार के दौरान, इसकी क्या जरूरत पड़ी? अगर इतने विकास के काम किए हैं तो उस पर भरोसा कीजिए ना। देखिए, यही है कि हम ये चुनाव 2024 का जनता के मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। शुरू में लगा था कि माननीय मोदी जी ने जो 5 गारंटियां अपनी दी हैं, चुनाव उस पर लड़ा जाएगा, 10 साल की उपलब्धियों पर लड़ा जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं चुनाव का तीसरा चरण परसों शुरू होने वाला है और बात पाकिस्तान की हो रही है, बात शाहजादों की हो रही है, शहजादों की हो रही है। बिल्कुल, ये शाहजादे कहाँ है? सत्ता में तो 10 साल से आप हैं। जो सत्ता में होता है उसका बेटा शाहजादा होता है। तो आप भाषा के स्तर पर, आप सोच के स्तर पर, आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र लुट जाएगा, आप पर विरासत कर लग जाएगा। ये चुनावी मुद्दे तो नहीं थे। चुनावी मुद्दे थे मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने जो काम किया, जन धन योजनाएं दी, लोगों को घर दिया, लोगों को स्वास्थ्य आयुष्मान दिया, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आप घूम फिर करके आ जाते हैं हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पाकिस्तान बनाना चाहता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। अरे पाकिस्तान कौन होता है? इस देश की जनता प्रधानमंत्री चाहेगी तो मोदी जी को बनाएगी, चाहेगी तो किसी तीसरे आदमी को बनाएगी। तो मुद्दों पर टिक करके अगर चुनाव लड़ा जाए तो आनंद आता है। और आप देख रहे हैं कि जनता में जो चुनाव को लेकर के उत्साहहीनता है, तो साफ है, सबके सामने है। स्तर इसी वजह से गिर रहा है कि मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। और मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चुनाव के 4-5 चरण बाकी हैं। आप आकर मुद्दों पर बात कीजिए, मंदिर को दूर हटाइए, पाकिस्तान को दूर हटाइए, कांग्रेस का जो भूत आपके सिर पर सवार हो गया है उसको उतार कर फेंकिए। आप 10 साल की अपनी उपलब्धि, देखिए, राम मंदिर के नाम पर आप 5 साल की सत्ता बेशक ले लेंगे, लेकिन आगे क्या? आगे कितने मंदिर आप बनवाते रहेंगे और कितने बार मंदिरों के मुद्दे को उठाकर राजनीति करने की कोशिश की जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी। ये यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। इसका उत्तर केवल राजनीतिक दल ही दे सकते हैं। जी बताइए विजय जी, आप बोलिए। जी, मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान क्यों आता है बीच में। बताइए। ये वरिष्ठ पत्रकार आपने लिखे हुए हैं राकेश जी, इनसे पूछिए मणिशंकर अय्यर क्या करते हैं पाकिस्तान में जाके। क्या आप मोदी जी को हटाइए फिर हम आपके साथ बात करेंगे? वहां जाके कहते हैं आप सरकार बदलिए फिर हम आपके साथ बातें करते हैं। आप हंस रहे हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जाके इतना बड़ा देश हमारा। विजय बाबू देखिए, जो पाकिस्तान देश का कटोरा लिए खड़ा हो वो किसी देश की सरकार को कैसे बदला देगा? ये सवाल ही हास्यास्पद है। आप कोरी की मार कड़ेरे पर डालना चाहते हैं। अच्छा विजय जी आपसे ही जान लेती हूँ। विजय जी देखिए, जहाँ एक तरफ आप ये मत सोचिए कि मैं पक्ष या विपक्ष कर रही हूँ, मैं सिर्फ निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रही हूँ। मुझे आपसे जवाब जरूर चाहिए। देखिए, राम मंदिर का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपने ये भी देखा होगा महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारी शक्ति की बात की जाती है। फिर कर्नाटक में वो क्या चल रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं पीएम मोदी? सस्पेंड कर दिया, बस ड्यूटी खत्म बीजेपी की। देखिए पूजा जी, वो महिलाएं नहीं है, उन्हें सशक्त नहीं करना। पूजा जी सुनिए, पूजा जी सुनिए, बताइए। आपने देखा होगा हमारी आईपीसी चेंज होने जा रही है। बात एक महिला की नहीं है, बात 3000 महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल आप सुनिए, देख पूरी सुनिए। बताइए। आप ये पूरे देश की 50% जो आबादी है हमारी, उन महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की है। हमने 33% संसद में आरक्षण देने का। सर ये बात छोड़िए ना, ये बताइए क्यों नहीं बात होती है उस पे? तब पीएम मोदी क्यों नहीं पहुंचे वहां? क्यों नहीं उन्हें वापस लाया जा रहा है? प्रज्वल रेवन्ना को इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। टोका-टोकी करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बताइए। देखिए, कर्नाटक में सरकार, राज्य सरकार कांग्रेस की है। ये कांग्रेस जो है, ये राज्य सरकार जो होती है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। ये कानून व्यवस्था, इसमें केंद्र का रोल सिर्फ इतना है, अगर वो किसी तरह की सिफारिश चाहते हैं
मान लो उनका पासपोर्ट सीज करना है, उनका लुकआउट नोटिस जारी करना है, तो वो सीधे भेज सकते हैं। तो आप अपनी तोहमत, अभी भी आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पाए विजय जी, दिक्कत ये है, इसलिए आप जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। बोलिए जेबा जी। जी जी सुनिए, आप महंगाई की सुनिए। अभी महंगाई नहीं, एक मिनट विजय जी, जेबा जी को जवाब देने दीजिए। पूरा नहीं लेंगे तो नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका पूरा दे रही हूँ सर, लेकिन आपका जवाब वो संतुष्ट करने वाला है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? बोलिए जेबा जी। पुलिस किसके अंडर थी? राज्य सरकार किसकी थी वहाँ पे? अरे वहाँ पे आपने भगाया उनको, आपके पुरानी सहयोगी पार्टी रहे हैं वो आपकी थोड़ी है। आप बेकार आप वो बातें करते हो, आपकी सहयोगी पार्टी थी क्या? आपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था क्या उनको? आप बताइए मुझे, आपके नीचे सरकार, आपने सरकार नहीं चला रहे वहाँ पे, पुलिस आपके अंदर नहीं है, FIR कहाँ होगी? वही होगी ना FIR। पकड़ेगा कौन? पुलिस पकड़ेगी ना, राज्य पुलिस पकड़ेगी ना, या CRPF जाएगी वहाँ, CBI जाएगी पकड़ने? आप CBI को केस नहीं देते हो, तो आप ऐसी बातें मत कीजिए। जी जनता राकेश जी, विजय जी का जवाब सुन के मुझे हंसी आ रही है वाकई में। देखिए, हर एक व्यक्ति भारत का बिल्कुल स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। ठीक है, मान लिया कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात तो आप भी करते हैं ना, मोदी जी भी तो बात करते हैं, केंद्र सरकार तो आपकी है। एक बार जाके अगर महिलाओं के सामने उनसे सिर्फ उनकी परेशानी जान ही लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? मणिपुर का भी देखा ना आपने, किस तरह से मुद्दे को, मणिपुर का मामला था वो भी आपने देखा, किस तरह से टोलमोल तरीके से उसे भी टाल दिया गया, उस पर भी कोई विचार नहीं हुई, बात नहीं की गई, उस दौरान भी नहीं PM मोदी पहुंचे। सिर्फ ट्वीट कर देने से सर नहीं चलता है देश। पूजा जी, ट्वीट करने से नहीं, हमने कितने घंटे बहस की। बोलिए राकेश जी बोलिए आप। कांग्रेस ठीक है विजय जी, यहाँ आरोप नहीं लगाना है, मैं तो जवाब मांग रही थी आपसे, आपके पास जवाब भी नहीं है। बोलिए राकेश जी। नहीं जी नाराज हो जाते हैं। मैं एक मुद्दे की बात जानना चाहता हूँ। कर्नाटक का जो मामला है, ठीक है, वह कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ और उसके जो आरोपी हैं, उसका चुनाव प्रचार करने माननीय प्रधानमंत्री क्यों चले जाते हैं? नैतिकता इतनी नहीं है कि अगर कोई आरोपी जब ये मामला उजागर नहीं हुआ था, आप पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है उसके ऊपर महिलाओं के शोषण का आरोप लगता है, उसको तत्काल क्यों नहीं हटा लेते? नैतिकता का कोई लेना देना है नहीं राजनीति से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब लगातार वो मछली मंडी में तो हम बैठे नहीं है, या प्रबुद्ध लोग हैं, ढंग से बात हो तो उसका जवाब दिया जा सकता है और जवाब मिलना चाहिए। ये तो राज्य सरकार का काम होता है कि एक अपराधी अपराध कर रहा है और आपकी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, आप उल्टा जोर लगा रहे हो वहाँ पे। मोदी बोलिए निरंजन जी, ना मोदी जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं विजय जी, मोदी वो चाहे तो सब कर सकते हैं। महिलाओं को जब सशक्त करने की बात होती है ना, तो खड़ा उनके साथ रहना पड़ता है। तब आप एक PM के तौर पे चाहे ना खड़े हो, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं आप। निरंजन जी ठीक है, विजय जी ठीक है, विजय जी ठीक है, बोलिए निरंजन जी बोलिए। अगस्त के अंदर जब प्रज्वल रेवन्ना ने वहां कोर्ट के अंदर ये लिख करके दिया था कि मेरे 2000 फर्जी वीडियो बना करके मुझे बदनाम किया जा रहा, उस समय मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार को उसको इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए थी? दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि उसको मोदी जी ने भगा दिया, मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो, वो अगर विदेश जाना चाहता है उसको कोई कैसे रोक सकता है? पहले कैसे पता चल जाएगा कि इसके कल विदेश भागने के बाद में इसकी वीडियो लीकेज होंगे और इसका ये खुलासा होगा, ये उसके बाद में पता चलता है? तो उसके अंदर क्या राज्य सरकार का दोष नहीं है? कि आप एक बात बताइए, पिछले 1.5 वर्षों से वो अपनी नेत्रियों, अपनी पार्टी की नेत्रियों के साथ दुराचार कर रहा था और केंद्र सरकार, वहां राज्य सरकार उसकी बैठ करके वहां नीच करके बैठी हुई थी, उसका कोई दोष नहीं है। सारा दोष केवल नरेंद्र मोदी जी का। अगर उनको ये, जब तक उनको ये पता नहीं था कि भाई ये इतना बड़ा दुराचारी था, अब पता है तो क्या किया? अब पता है निरंजन जी तो क्या किया जा रहा है? पूजा जी मेरी बात सुनिए, आज आपने मुझे डिबेट में बिठाया है, कल को आपको पता चले कि निरंजन तो दुराचारी है, तो आप इसमें दोषी मानी जाएंगी कि दुराचारी को? नहीं, तो हम अगली बार से बैठाएंगे नहीं सर, ये कर सकते हैं हम कि अगली बार से नहीं बैठाएंगे। लेकिन अगर PM मोदी, ठीक है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना बीजेपी जिम्मेदार है, ना कोई जिम्मेदार है, राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे जरा आप भी मुझे समझाइए, अगर कल को मेरे साथ दिक्कत हो जाए और आप मुझे अगर बेहतर तरीके से जानते हैं, तो क्या आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेंगे? या कहीं बीच सड़क में अगर मेरे साथ बदतमीजी की जाए और आप मुझे नहीं भी जानते हैं, तो
तो भी एक इंसान के तौर पे आप मेरा पक्ष लेंगे ना, आप मुझे बचाने की कोशिश तो करेंगे ना, या नहीं करेंगे सर? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, उसके बाद में वो पार्टी से बर्खास्त हुआ है, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया है, उसके ऊपर वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया है। किसने उनका समर्थन किया है, एक बात बताइए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के उसके पिताजी को लठ मारे क्या वहां पे, या उस पर प्रज्वल रेवन्ना को यहाँ से गोली से उड़वा दें क्या? कैसी आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो चीजें जो केंद्र सरकार के अधीन है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, जो चीजें राज्य सरकार जेबा के जी, अधीन है, आखिर राज्य सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है? भाजपा के झूठ देश को, वहां के जो भाजपा के लीडर खुद लेटर लिखकर मोदी को खबर दिए थे, इन्हें पता होने के बाद दिया गया। प्रज्वल पन्ना की बात हो गई, हुसैन पर क्या है अब तक, वो भी तो बंद, तो इनकी तो नहीं है महिला करने की, काम देने की। अब देखिए ना, प्रज्वल हुसैन पर तो बात की, फिर उल्टा देश की बहू चले जेबा जी, दोबारा आऊंगे आपकी तरफ। आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ पा रही है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। निरंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से राम के मुद्दे पे आते हैं, एक बार फिर से जरा बात प्रभु श्री राम की करते हैं। आज जब वहां पर रैली के लिए पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, तो वहां जो सड़क, जिस राम पथ से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसे केसरिये रंग से सजा दिया गया है। ये तैयारी तो तब भी नहीं हुई थी जब प्रभु श्री राम आए थे। फिर देखिए पीएम मोदी पूजा के जी, आगमन पे ये विशेष निश्चित रूप से ये तैयारी। तमाम जो सनातनी जो अपने स्वयं और संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर जो गर्व करते हैं उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको आज भी वामपंथ जिनके दिमाग में घुस गया है उनके लिए हो सकता है ये चीज पीड़ादायक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो भी विकास की बात कर रहे हैं, क्या उनको इस देश के अंदर बने हुए फ्लाईओवर नहीं दिख रहे? क्या उनको इस देश के अंदर बनी हुई सड़कें नहीं दिख रही? रेल पटरियों का नवीनीकरण नहीं दिख रहा? एयरपोर्ट्स की बढ़ी हुई संख्या नहीं दिख रही? जो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वृद्धि हुई है वो नहीं दिख रही? या एनर्जी भारत जो जिस तरीके से बिजली के उत्पादन के अंदर पूजा जी इसका जवाब देंगे, पूजा जी इसका जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए, लेकिन इनको समस्या ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का साथ विकास क्यों हो, यानी कि संस्कृति के साथ विकास नहीं होना चाहिए, केवल जिसको कहते हैं वामपंथी विकास की मानसिकता के साथ विकास होना चाहिए, जिसके अंदर धर्म, पूजा जी, वामपंथी विचारधारा के तहत जो भी सोचेगा वही पीएम मोदी को या फिर उसी को राम मंदिर से परेशानी होगी, क्या कहेंगे आप? परेशानी यहाँ पे बैठने परेशानी है क्या? नहीं है। ये जो देख रहे हो डिबेट, उनको भी राम मंदिर से परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात से है कि जो है जो कार्य होने चाहिए देश की उन्नति के लिए वो नहीं है। आपने कहा ना कि पद को सजा दिया गया हुआ भगवा से, भाई प्रधानमंत्री जी आए चुनावी प्रचार के लिए आए हुए हैं, अगर वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आते बिल्कुल आप सजाते। ये जो है आए हुए हैं एक भाजपा के प्रचारक के तौर पे, स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार करें, इसको हटा देते हैं। अभी जो है निरंजन जी कह रहे थे, पहली बात तो निरंजन जी मैं आपसे जो है एक प्रवक्ता होने के नाते एक बात कहूंगी कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप जो है दोनों पक्षों को बिल्कुल बराबर रखा करिए। मैं ये नहीं कहती आपका हो सकता है अपना खुद का आकलन हो सकता है, पर ऐसे ना बोले कि लगे कि किसी का पक्षपात हो रहा है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इसको बिल्कुल ऑफेंसिव मत लीजिएगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है। उसके बाद आते हैं हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर की जो है हेल्थ सेक्टर पे कटौती की जा रही है। आपको पता है कि उसके फंड में हमेशा कटौती की जा रही है, और हेल्थ सेक्टर जो है आप चले जाइए सरकारी अस्पतालों में, आपको पता चल जाएगा क्या हालत है। और मैं खुद गई सरकारी अस्पताल, पहले सुन लीजिएगा, अस्पतालों में वो बंद रहता है। मैं बोलती हूँ क्यों आंख दिखाना है मुझे, आप खोलिए, वहां पे मशीनें लगी हुई है, कहते नहीं टेक्नीशियन नहीं आया हुआ है, नहीं आएगा, ताला लगा रहेगा, नहीं खुलेगा, ऐसी बातें होती है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे हर साल जो है कटौती हुई जा रही है फंड पे। एजुकेशन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे कि हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, हर साल जब उसके फंड में कटौती हो रही है तो आप इसमें चर्चा क्यों नहीं करते? ये जो सेंट्रल से चलती है वो अलग बात है, और जो स्टेट से होती है, तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसमें क्या होता है ना, 20% स्टेट देता है और जो है 80% यूजीसी देती है, और यूजीसी हर साल कटौती कर रही है एजुकेशन में। और यहाँ पर बात करती है सेंट्रल। सर मैं चाहूंगी कि इसका जवाब विजय जी दे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। निरंजन जी, विजय जी बोलिए। नहीं बिल्कुल
देखो इनको देखो समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। इन्होंने गोलियां चलवाई थी, तो ये राम मंदिर में, जब हम राम मंदिर की बात करते थे, जब ये कहते थे कि डेट नहीं बताएंगे, अब बन गया तो ये कहते थे कि किसी से शिलान्यास क्यों नहीं करवाया, इनसे पूजा क्यों नहीं करवाई। अब बन गया, हम अपनी आस्था को लेकर अगर वहां जाते हैं तो इनको उससे भी जब आपको न्योता मिला था, आप राम मंदिर आपने क्यों ठुकरा दिया? आप मुझे बताइए। दूसरा मैं कहता हूँ महिलाओं की बात, अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता आने वाला है, वो संसद से पास हो चुका है, उसमें कैसे कठोर कानून बनाए गए हैं दुराचारियों के लिए, तो आप एक बार पढ़ के तो आइए। सेना में किस तरह से आरक्षण दिया गया महिलाओं को, संसद में किस तरह से विधायक एमपी किस तरह से शक्ति दी गई है, अपना मास्टर ऑफ पेड को कैसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, उसको देखिए आप। तो ट्रिपल तलाक को देखिए, मेरी मुस्लिम माता बहनों को किस तरह से न्याय मिल रहा है। तो आप कैसी बातें करते हो? जहां तक बात करते हो आप एजुकेशन की, यूनिवर्सिटियां बनी है, आप मुझे बताओ 390 यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज के डबल हो गए, 315 मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं। और आपके टाइम में एक था, 6 एम्स वाजपेयी के टाइम में और 15 एम्स हमारे सरकार में बने हैं। आप मुझे बताओ वो किसके हैं? अब महंगाई पे बात करते हैं, आइए रोजगार पे बात करते हैं। रोजगार आप बताइए, मनमोहन सिंह के सरकार में कितने रोजगार दिए आपने? सरकारी आपने दिए थे सरकारी नौकरी 6 लाख, हमने दिया 18 लाख। सुनने का आप सुनिए, आपके टाइम में सिलेंडर कितना था? जनवरी 2014 में 900 समथिंग का, आज कितने का? 1100 समथिंग का। और हम जब छोड़ के गए थे सरकार 2004 में, जब कितने का था? 300 रुपए का, 300 कुछ रुपए का। आपने कितने गुना बढ़ाया? आपके टाइम में पेट्रोल का क्या रेट था जब आपको मिला था? 35 रुपए, आपने छोड़ा 71 रुपए पे। आपने क्या किया? चुनावी आपने बॉन्ड जारी किए तेल के, ईरान का 33,000 करोड़ हमने दिया अभी मोदी सरकार ने 10 साल के राज में। तो आप महंगाई की बातें करते हो, आप रोजगार की बातें करते हो। हमने 40 लाख करोड़ हमने ऋण बांटा है, रोजगार दिया युवाओं को हमने। कौशल निरंजन जी अब आप बोलिए। ठीक है विजय जी, हो गया। बोले निरंजन जी। देखिए पूजा जी, 2-3 चीजें अभी स्वास्थ्य के ऊपर जो मेरे से बात कर रही थी, मुझे एक बात बताइए, सरकार ने जिस तरीके से स्टंट के रेट तय कर दिए कि भाई कोई भी हॉस्पिटल जो पहले एक स्टंट के 3-3 लाख रुपए लिया करते थे, आज उस स्टंट के रेट अगर 30,000 में लिमिट कर दिए, या क्या नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर 30% से लेकर के 70% दवाइयां क्या सस्ती नहीं मिल रही है? क्या आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आईएमए को, जिस तरीके से डॉक्टरों को लिखा गया है या इनको निर्देश दिया गया है कि आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं लिखेंगे, तो क्या ये स्वास्थ्य सेवा के अंदर कार्य नहीं हुआ? ये सरकारों ने एक हिसाब से मोनोपोली खत्म नहीं की है? जिस तरीके से 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो जिसके अंदर दिया है, रोज पढ़ने में आ रहा है कि इसकी जिंदगी बच गई, उसकी जिंदगी बच गई, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर ये कार्य नहीं हुआ है। लेकिन समस्या क्या होती है कि देखिए, एक चीज ये है पूजा जी, एक चीज ये है कि अगर आप ये कहें कि 70 साल की बीमारी 5 साल में ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। 70 साल के अंदर जो बीमारी पैदा हुई है उसको खत्म होने में कम से कम 15-20 वर्ष तो लगेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या। पूजा जी जवाब सुन लेते हैं। पूजा जी जवाब ले लेते हैं। कोरोना काल में देश ने देख लिया है, कोरोना काल में पूरे देश ने देखा है कि चिकित्सा व्यवस्था की हालत कितनी जर्जर है। राकेश जी आपकी ओर बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए राम मंदिर और प्रभु श्री राम को तो चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, चाहे आप सीधे तौर पे बोलिए या फिर उसे घुमा फिरा के बोला जाए। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए मंच से चढ़कर किसी भी राजनेता के लिए वादे करना जनता से बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पर वो वादे वाकई कितने उतरते हैं ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष के हम इंडिया अलायंस की बात कर लें, वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो दोनों पार्टी ने जारी कर दिए, लेकिन जनता आखिर किस पर भरोसा करे? क्योंकि 2 चरण के मतदान की जो रफ्तार है, जो प्रतिशत है, वो बताते हैं कि इस बार लोग इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे बीजेपी लाख कह ले कि तीसरी बार मोदी सरकार।
पूजा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं उनसे माफी चाहता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बात को वो एक नागरिक की हैसियत से सुने, न जी। कि किसी विचारधारा के प्रवक्ता की हैसियत से। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छे अच्छे घोषणा पत्र जारी किए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, जनता को दी हैं, और निश्चित रूप पर इससे ये चुनाव इन्हीं घोषणा पत्रों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए। ये इस बात पर नहीं लड़ा जाना चाहिए कि किसका लड़का शाहजादा है, कौन पीरजादा है, कौन मुसलमान है, यानी कौन कह हिंदू। सकते हैं कि जो वादे मेरा किए जा रहे हैं, ये राकेश जी हमारे पास समय बहुत कम है, माफ कीजिएगा, मैं समझ सकती हूँ कि आप जो बात कहना चाहते हैं, आगे भी अगर कभी मौका मिला तो जरूर आपकी बात कंप्लीट करना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल समय बहुत कम है और ऐसे में राम मंदिर से हटकर आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि राम मंदिर आपके और हमारे आस्था का मुद्दा है और हमारे प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने अगर कोई भी पहुंचता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको मतदान करना है तो मुद्दों को जरा समझिए और बेहतर तरीके से अपने अधिकार को समझते हुए मतदान कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।